नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाजरीन, खबर दोपहर में आज हम कुछ खास खबरों का अहाता करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने सम्मन जारी किया है। पूछताछ के लिए 31 मई को तलब किया गया है। तो जराए के हवाले से ये अहम खबर, चंडीगढ़ के ईडी दफ्तर में होगी ये पूछताछ। किस मामले में पूछताछ की जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो बेहद अहम खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सम्मन जारी किया है। पूछताछ के लिए 31 मई को तलब किया गया है। और जिस तरह से हमारे जराए बता रहे हैं उसके मुताबिक चंडीगढ़ के ईडी दफ्तर में ये पूछताछ होनी है, लेकिन किस मामले में पूछताछ की जाएगी इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली से हमारे साथी शंकर आनंद मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से हम पूछेंगे। शंकर, बेहद अहम खबर है ये, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने सम्मन जारी किया है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर कही जा सकती है। फारूक अब्दुल्ला के मसले पर जो हमें जानकारी मिली है वो हमें स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि फारूक अब्दुल्ला को क्रिकेट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और 31 मई को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जो ये पूछताछ की प्रक्रिया होगी वो चंडीगढ़ में होगी, क्योंकि ये केस उसी जगह पे रजिस्टर्ड है, उसी ब्रांच में रजिस्टर्ड है। और ये मामला जो है हालांकि बहुत पहले का मामला है। ये मामला जो है साल 2005 से लेकर 2011 के बीच का ये मामला है, जब वहां पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट केंद्र सरकार के द्वारा पैसा भेजा गया था और उसके बाद वहां पर उस पैसे का वहां पर गबन किया गया था। लेकिन अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें कि आखिर उनका क्या संबंध है, तो दरअसल उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये उनसे भी इस मामले में पूछताछ चल रही है। जम्मू कश्मीर में जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त में किस तरह से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और किस तरह से साल 2002 से लेकर साल 2012 के बीच में उस पैसे को लेकर वहां पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। कई अधिकारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध थी और एक जो कहा जा सकता है एसोसिएशन के प्रमुख होने के नाते इनसे वो पूछताछ चल रही है, पूछताछ होगी। हालांकि इस मामले में सबसे पहले सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था और सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और उसके बाद इस मामले में आगे की तफ्तीश चल रही है। साल 2015 में सीबीआई ने इस केस को रजिस्टर किया गया था और उसके बाद इस मामले पर आगे तफ्तीश की थी और उसी मामले पर आगे ईडी भी कर रही थी। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इस मामले में काफी कार्रवाई भी हो चुकी है। साल 2020 में उनकी 6 बड़ी प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर लिया गया था और अटैचमेंट की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर में कई शानदार और जो बेशकीमती जो प्रॉपर्टी है उसको वहां पे जब्त किया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसी मामले में आगे की तफ्तीश के लिए, आगे की पूछताछ के लिए 31 मई को फारूक अब्दुल्ला को चंडीगढ़ बुलाया गया है और चंडीगढ़ स्थित जोन में वहां पे ही इस मामले पर आगे की पूछताछ होगी। जी शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शंकर आनंद जो कि बता रहे थे कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने सम्मन जारी किया है। पूछताछ के लिए 31 मई को चंडीगढ़ के ईडी दफ्तर में तलब किया गया है। एक और अहम खबर, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस रोकने और कुत्ते को ट्रैक पर घुमाने के बाद तनाजे में घिरे आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार का ट्रांसफर कर दिया गया। मरकजी वजारत दाखिला ने उन्हें दिल्ली से लद्दाख मुंतकिल कर दिया। यही नहीं, वजारत ने उनकी अहलिया रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर करके उन्हें अरुणाचल प्रदेश भेज दिया। वाज़ेह है कि मरकजी वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट आने के बाद वजारत दाखिला ने यह फैसला लिया। मरकजी वजारत दाखिला के इस फैसले से स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आने वाले खिलाड़ियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। सर एक्चुअली जो ट्रैक है ना, ये एक्चुअली बच्चों की रनिंग के लिए, डॉग के लिए तो नहीं है स्पेशली। ये चीज़ उनको ये चीज़ समझनी चाहिए थी। वो हमसे इतने ज़्यादा एजुकेटेड आदमी है, हमसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है, उनको ये चीज़ होनी चाहिए कि वो अपना डॉग इधर ना घुमा। और ये सब अच्छी बात भी नहीं है। दूसरा बंदा भी क्या सीखेगा या बच्चे
क्या बोलेंगे उनके बारे में, तो ये चीज़ गलत है सर। टोटली गलत है। गवर्नमेंट ने ट्रैक बनाया सिर्फ और सिर्फ एथलीट के लिए, रनर के लिए या जॉगर्स के लिए, डॉग्स के लिए नहीं बनाया है। अगर कोई एक अफसर IAS अफसर या फिर कोई बड़ी पोस्ट वाला उसका मिसयूज करता है तो बहुत ही गलत है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई अफसर, जो भी IAS अफसर है, वो स्पोर्ट्स फील्ड में होता तो उसको ये इस बात का पता होता कि ये करना बहुत ही गलत है। तो मेरे ख्याल से तो ये टोटली गलत है, बेकार होने चाहिए। बहुत ज़्यादा सर गलत है ये, मतलब कि हम लोग यहाँ समय नहीं दिलाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, टाइम से पहले हम लोगों को निकाल दिया जाता है यहाँ से, हमारा वर्कआउट पूरा नहीं हो पाता और हमें मतलब कूल डाउन कुछ भी जगह करने का टाइम नहीं मिलता, जिसके कारण हमें मतलब कि इंजरी भी आती है, उस कारण बहुत परेशानी होती है हमें। तो वो सर पूरी तरह से गलत है। कुत्ते घुमाने जगह तो है नहीं है, आपको घुमाने ही तो अगर आप जा रहे हो तो पार्क में ले जाओ, रोड पे ले जाओ, वहाँ घुमा सकते हो आप, जरूरी नहीं कि यहाँ घुमा सकते हैं। और सीधे रुक करेंगे दिल्ली का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी रचना उपाध्याय। रचना, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे मामले के रोशनी में आने के बाद तुरंत इसमें फौरी तौर पर कार्रवाई की गई, बेहद अहम माना जा रहा है और MHA की इस कार्रवाई की तारीफ भी की जा रही है। पूरा मामला यहाँ पर अपने उन नाजरीन के लिए हम जानना चाहेंगे जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हैं, और किस तरह से इसमें कार्रवाई की गई उसकी भी तफसीलात आपसे चाहेंगे। बिल्कुल हिना, जिस तरीके से एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार ने कल ये फैसला लिया, परसों ये फैसला लिया था कि दिल्ली के जो तमाम स्टेडियम है वो रात 10 बजे तक खुलेंगे, और उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी बाइट देते हुए ये कहा था कि जो खिलाड़ी हैं या जो एथलीट्स हैं उनके लिए स्टेडियम बनाए गए हैं और उनके लिए जो प्रैक्टिस का समय है वो बढ़ाया जा रहा है, तो आप किसी भी स्टेडियम में रात 10 बजे तक प्रैक्टिस कर सकेंगे। और हिना, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगी कि मीडिया रिपोर्ट में इस तरीके की खबर आई थी कि वहां पर कुछ अफसर जो हैं वो अपने कुत्ते को लेकर ट्रैक पर जो है वो रात में टहलते हैं, और इसके कारण जो एथलीट्स हैं उनको प्रैक्टिस के समय को कम कर दिया गया था, यानी कि उनको कहा जाता था कि आप जल्दी यहाँ से प्रैक्टिस खत्म करके जाइए। तो ऐसे में जो कोचेस थे और जो एथलीट्स थे उन लोगों की ये शिकायत थी कि वो जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए समय कम पड़ रहा है, चूंकि अफसर जो है वो वहां पर अपने कुत्ते को टहलाने के लिए लाया करते थे। और ये जो तमाम एथलीट्स हैं उनका भी कहना है कि ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आप अपने पेट को या अपने कुत्ते को वहां पर टहलाएं, क्योंकि वो जो ट्रैक हैं वो एथलीट्स के लिए बने हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए बने हैं। और ऐसे में एथलीट्स को ये कहना कि समय से पहले वहां प्रैक्टिस बंद करें और स्टेडियम से बाहर चले जाएं, तो ये सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार ने स्टेडियम को 10 बजे तक खोलने का ऐलान किया। और उसके बाद जिस तरीके से संजय खिरवार, जो कि अपने कुत्ते के साथ ट्रैक पर टहलते थे या वॉक करते थे, MHA ने कड़ा एक्शन लेते हुए उनका तबादला कर दिया है और साथ ही साथ उनकी पत्नी का भी तबादला कर दिया गया है। संजय खिरवार को लद्दाख भेजा गया है, जबकि उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है। तो ऐसे में MHA ने भी एक संदेश ये साफ तौर से दे दिया है कि कोई भी अफसर अपने पद का वहां पर जाकर किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये एक बड़ा संदेश दिया गया है और दिल्ली सरकार ने भी एथलीट्स के लिए बड़ी राहत की खबर दी है कि 10 बजे तक जो स्टेडियम्स है वो खुल सकेंगे और जो खिलाड़ी है वो वहां पर अपनी प्रैक्टिस या अपनी जो भी ट्रेनिंग है वो पूरी कर सकेंगे। जी रचना, और आपसे यहाँ पर ये भी हम थोड़ा सा तज्जिया चाहेंगे, जिस तरह से हम और आप देख रहे हैं कि आप भी बहुत दिनों से इस तरह की खबरों को कवर करती रही हैं, जिस तरह से इस मामले में फौरी तौर पर नोटिस लिया गया, बाकायदा रिपोर्ट तलब की गई और उसके बाद फौरी एक्शन भी लिया गया। कहीं ना कहीं जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो भारत के लिए मेडल्स लेकर आ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है। इसको देखते हुए जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो कि आपकी वहाँ बात हुई होगी, हमारे जो तमाम स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं या और भी जो उनके कोचेज हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए हिना, जिस तरीके से अगर हम अपने खिलाड़ियों की बात करें तो पीछे जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया, देश का नाम रोशन किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए बात करते रहते हैं, उन्हें टिप्स देते रहते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री ने साफ तौर से ये भी कहा है कि खिलाड़ियों को उनके प्रैक्टिस के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी, जो भी सुविधाएं चाहिए होगी, वो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। और इसी को देखते हुए स्टेडियम जो है वो
खास तौर से एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं, ताकि एथलीट्स भरपूर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सके और अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए अपने लिए काम कर सके, क्योंकि इसीलिए वो वहां पर स्टेडियम में जाते हैं। और जिस तरीके से फिट इंडिया मूवमेंट की बात अगर हम करें तो वो लगातार चलता रहा है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, समय समय पर लोगों से बात करते रहते हैं। तो ऐसे में खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए प्रधानमंत्री तो उनसे बात करते ही हैं, टिप्स भी देते हैं। इसके साथ पूरी जो केंद्र सरकार है वो भी खिलाड़ियों के साथ है, और जिस तरीके से खिलाड़ियों की शिकायत सुनते हुए दिल्ली सरकार ने भी एक राहत बड़ी खबर उन्हें दी है कि 10 बजे तक स्टेडियम में वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर वो केंद्र सरकार हो, वो खिलाड़ियों के साथ इस मौके पर खड़ी नजर आई। और साफ तौर से ये ऐसे अफसरों को भी उन्होंने एक संदेश दिया है जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो इस पूरे फैसले के बाद सामने आ रहा है। रचना, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और खबर दोपहर में एक और अहम खबर, मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के दरमियान तनाज़ा किसी से ढका छुपा नहीं है। जगदीप धनखड़ ने ममता हुकूमत पर गवर्नर के इख्तियारात की खिलाफ वर्जी, गवर्नर के फैसलों को नजरअंदाज करने, अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया था। अब ममता बनर्जी ने एक और बड़ा फैसला ले लिया, जिसकी वजह से सरकारी यूनिवर्सिटी पर गवर्नर की गिरफ्त नहीं होगी। ममता हुकूमत ने फैसला किया कि मगरबी बंगाल यूनिवर्सिटी के चांसलर अब गवर्नर नहीं बल्कि रियासत के वज़ीर आला होंगे, और इस बारे में असेंबली में एक कानून भी पास किया जाएगा। रियासत के वजीर तालीम ब्रत्यो बासु के मुताबिक मगरबी बंगाल असेंबली में जल्द ही इस सिलसिले में एक बिल पेश किया जाएगा, ताकि गवर्नर की जगह वज़ीर आला को रियासत की यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती काबीना ने दिन के वक्त इस तजवीज को अपनी मंजूरी दे दी है। ये फैसला एक नजीरविहीन फैसला है। क्यों ना हमारे देश में कोई प्रदेश में ऐसा स्थिति नहीं है, और गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट से ही चांसलर बने हैं। तो ये एक्ट को बदल करने के लिए एक नया तरीका ढूंढे हैं। तो उनको ये भी समझना चाहिए सरकार को, जो आज उनका मुख्यमंत्री है, सीएम है, तो अगले दिन दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है। तो हर समय एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसका एक गार्जियन होना चाहिए जो पॉलिटिक्स से अबाव। तो गवर्नर वो ऐसा ही एक पोस्ट है जो पॉलिटिक्स से अबाव होता है, उसको गार्जियन के मुताबिक रहना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी में कुछ गलती हो, कुछ भी हो, वो संशोधन कर सकते हैं। कहीं ये जो हुआ ये एकदम गलत है। शिक्षा में करप्शन लाने का एक रास्ता ढूंढा, जैसे वीसी का अपॉइंटमेंट अपने हिसाब से करेंगे। अभी अभी बंगाल में भी स्कूल टीचर नियोग से बहुत ही करप्शन हुआ, इसके कारण हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया सीबीआई इंक्वायरी के लिए। शायद अगले दिन में कॉलेज के अध्यापक के जो अपॉइंटमेंट, इसके लिए जो करप्शन वो भी खुल जाएगा। तो ये सबको कवर करने के लिए, इसको नहीं खुलने के लिए, जनता के पास नहीं आने के लिए एक नया तरीका ढूंढे है। और सीधे रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सोमराज बनर्जी। सोमराज, अब एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले ही वहां सीएम और गवर्नर के बीच कई मामलों को लेकर टकराव होता रहा है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। हाँ देखिए, ये गवर्नर के साथ चीफ मिनिस्टर का काफी सारे मामलों में
प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम ठीक से नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने काफी बार ये बोला है कि यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नर का कुछ अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल नहीं पा रहा है गवर्नमेंट। वाइस चांसलर रिक्रूटमेंट को लेकर काफी सारे प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा भी गवर्नमेंट का दावी है। तो इसके आधार में स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। कल ही स्टेट कैबिनेट हुआ, तो उस डेट में डिसीजन हुआ कि अभी गवर्नर नहीं, अभी चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर। अभी जो बाद में कुछ ही दिन में असेंबली सेशन होगा, वो असेंबली सेशन में बिल पास किया जाएंगे। बिल पास करने के बाद गवर्नर के पास में ही भेजेंगे बिल को अप्रूवल के लिए। मगर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी कर सकते हैं, उसका रास्ता भी खुला रखा है, क्योंकि अगर गवर्नर ने ये बिल को साइन नहीं किया और कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ ये बिल को लेकर, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी कर सकता है। कल ही स्टेट कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है और स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ब्रात्य बसु ये अनाउंसमेंट भी किया है। ये डिसीजन को लेकर जो प्रोफेसर एसोसिएशन है और जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उसके पास से थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। तो इसको लेकर आज भी रिएक्शन आ रहा है प्रोफेसर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। तो अभी ये जो डिसीजन हुआ है, ये डिसीजन को लेकर जो कमिंग जो असेंबली सेशन है उस असेंबली सेशन में ये बिल पेश किया जाएगा। जी सोमराज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि इससे पहले भी कई बार हमने देखा था, कुछ ऐसे मौके भी आए थे जब गवर्नर किसी यूनिवर्सिटी में या किसी एजुकेशनल इवेंट पे अगर वो जाते थे तो वहां पर उन्हें एंट्री भी नहीं दी जाती थी, आने भी नहीं दिया जाता था। और उसके बाद से ही लगातार ये बात हो रही थी कि जो पॉलिटिक्स है उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से थोड़ा अलग रखा जाए। अब जब ये मामला सामने आ रहा है कि सीएम को चांसलर बनाया जाएगा, तो क्या अब ये बात इसी तरह की नहीं उठ रही है? देखिए, गवर्नमेंट इस डिसीजन के जो लिया है इसके आधार में कुछ एग्जांपल दे रहा है, क्योंकि स्टेट में ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्वभारती यूनिवर्सिटी। विश्वभारती यूनिवर्सिटी का चांसलर प्राइम मिनिस्टर हुआ है। अगर विश्वभारती यूनिवर्सिटी का चांसलर प्राइम मिनिस्टर होगा तो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन गवर्नमेंट उठा रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री उठा रहा है, स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री उठा रहा है। ये जो अपने घटना बोली है, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था। गवर्नर जब गया था जादवपुर यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के टाइम में, तभी स्टूडेंट एजिटेशन किया था, उसका इशू कुछ अलग था। मगर ये स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर स्टेट गवर्नमेंट के साथ गवर्नर के बहुत दिन से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा ही कुछ दावी है स्टेट गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल का। तो इसलिए ये डिसीजन लिया है, क्योंकि देखा जा रहा है वाइस चांसलर रिक्रूटमेंट को लेकर, वाइस चांसलर रिक्रूटमेंट के लिए जो सर्च कमेटी होता है, ये सर्च कमेटी करने के लिए गवर्नर का गवर्नर नॉमिनी देता है, मगर ये नॉमिनी को देने को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं 2 साल 2.5 साल से गवर्नर के साथ स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है, बार बार कॉलिशन में जा रहा है। तो इसके आधार में स्टेट कैबिनेट ये डिसीजन लिया है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का दावी है। और जो टीचर्स हैं या फिर एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो टीचर्स एसोसिएशन है वो ये डिसीजन का अगेंस्ट रिएक्शन दे रहा है। काफी सारे जो टीचर्स एसोसिएशन है, कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन है, काफी सारे जो यूनिवर्सिटी का टीचर्स एसोसिएशन है, वो इसके अगेंस्ट में कुछ रिएक्शन दे रहा है। और जो तृणमूल का जो टीचर्स एसोसिएशन है वो इसके फॉर में रिएक्शन दे रहा है। तो काफी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है प्रोफेसर के जो एसोसिएशन है उसके सामने में। और जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है वो स्टूडेंट्स एसोसिएशन बोल रहा है कि इसके आधार में एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे पॉलिटिक्स आ जाएगा, और जो वाइस चांसलर रिक्रूटमेंट होगा, वाइस चांसलर रिक्रूटमेंट को लेकर भी पॉलिटिक्स आ जाएगा। तो ये काफी सारे रिएक्शन आ रहा है स्टूडेंट के पास से, टीचर्स के पास से, और प्रोफेसर एसोसिएशन है उसके पास से। जी सोमराज, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, एक आपने टेक्निकल बात बताई थी कि अगर ये जब पेश किया जाएगा उस पर साइन नहीं होंगे तो फिर ऑर्डिनेंस भी उसमें पेश किया जा सकता है, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है कि इसको पास करवाया जाए।
देखिए, कल जब ये डिसीजन के बाद बोल रहा था स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ब्रात्य बसु, तभी स्टेट से बोल रहा था ये जो डिसीजन लिया है, इसके पहले भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसा भी कुछ डिसीजन ले रहा है, केरला गवर्नमेंट ऐसा भी कुछ डिसीजन ले रहा है। और सिर्फ ये नहीं, जो 2010 में सेंट्रल होम मिनिस्टर का एक कमीशन था, ये कमीशन भी ऐसा ही रिकमेंडेशन दिया है। तो ये जो डिसीजन लिया है स्टेट गवर्नमेंट, इसके आधार में एग्जाम्पल में बहुत सारे जो डिमांड्स रख रहे हैं। अगर विश्व भारती यूनिवर्सिटी का चांसलर प्राइम मिनिस्टर होगा तो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन उठा रहा है। बहरहाल तो इस मामले पर अब बंगाल में भी जो सियासत है वो गरमाने वाली है। लगातार बयानात पर, रिएक्शंस पर हमारी नजर बनी हुई है। सोमराज बैनर्जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और अब खबर कर्नाटका से। गुज़िश्ता कुछ महीनों की खामोशी के बाद एक मरतबा फिर कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा शुरू हो गया है। इससे पहले ये तनाज़ा उडुपी जिले में सामने आया था, अब मंगलूर हंगामा आराई का नया मरकज बन गया है। हिंदू तालिबात ने भी मंगलूर यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनकर क्लास में जाने के खिलाफ एहतजाज में जाफरानी शॉल और जाफरानी साफा पहनकर क्लास में शिरकत का ऐलान कर दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी कॉलेज की मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप ने क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाजत देने के लिए डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम सौंपा है। हमारा कॉलेज 12th मई को सेकेंड सेम शुरू होने वाला था, लेकिन उस दिन हमें क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे और हम उसे कुछ ना सोचे तो हम ऑनलाइन क्लास अटेंड भी किए थे। और फिर हमें मैसेज आता है कि 17 को हमें फिजिकल क्लास स्टार्ट होने वाले हैं और हम अटेंड करने वाले हैं। तो उसी दिन हमें एक अनऑफिशियल नोट आता है इस तरह का। हम डीसी के पास आते हैं, डीसी हम उसी दिन हमें डीसी नहीं मिलते, अगले दिन द नेक्स्ट डे हम वीसी के पास जाते हैं, वीसी हमें ऑफिस में नहीं मिलते। ठीक उसी दिन बाद हम डीसी से मिली, डीसी का कुछ रिप्लाई का हम इंतज़ार करते रहे और कुछ दिन हम क्लास के बाहर होकर क्लास सुनते थे, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। ऐसे ही कुछ इस तरह जाता था। फिर एक एबीवी का किया है खेल है ये। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ का। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये मामला अब सामने आ रहा है, आज का वहां पर क्या कुछ रद्दअमल सामने आया है? जी देखिए, जैसा कि हमने देखा कि मंगलूर की यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये जो मामला पेश आया है और यहाँ पर बाकायदा जो हिजाब की हिमायत कर रहे हैं उन तलबा व तालिबात ने सबूत पेश किए हैं कि किस तरह एबीवीपी यहाँ पर हंगामा बर्पा करने की कोशिश कर रही है, किस तरह लोग दीगर तलबा को, तमाम तलबा को मुश्तइल कर रही है, हिजाब के खिलाफ किस तरह एक मुहिम शुरू करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये बात व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मंजर आम पर आई है और उन्होंने सबूत के तौर पर इन मैसेज को मीडिया के सामने पेश किया है कि खुलेआम जाफरानी शाल की पहन कर आने की तलबा को दावत दी जा रही है और एक तरह से बात भी कही जा रही कि ये पहला टीजर है, इसके बाद और भी बड़े पैमाने पर होगा। तो इस तरह एक माहौल को खराब करने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही प्रिंसिपल का भी बयान सामने आया है। प्रिंसिपल ने कहा है कि तलबा के जो एहतजाज को देखते हुए क्लासरूम में हिजाब पर पाबंदी आयद की गई है और इस सिलसिले में एक और मीटिंग यहाँ पर होगी। कुल 45 तलबा लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब पहनकर आ रही थी। तो इनमें जब कॉलेज इंतजामिया ने उन्हें बताया कि इस तरह की पाबंदियां हैं तो 15 लड़कियां सिर्फ 15 लड़कियां बाकी रह गई जो हिजाब के लिए मुतालिबा कर रही थी। तो अब आज की जो सूरत हाल है, आज ये बताया जा रहा है कि तमाम लड़कियां जो हिजाब पहन कर आ रही थी वो आज गैर हाजिर हैं। तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि यहाँ पर ये तनाज़ा पैदा करने के बाद क्लासेस जो काफी अहम रहते हैं उसके बाद ये लड़कियां आज गैर हाजिर हैं, ये बात कही जा रही है। आज शाम में फिर इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे, प्रिंसिपल होंगे और मकामी एमएलए भी होंगे।
ये तमाम जो है एक मीटिंग यहाँ पर होगी, तो देखना ये होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को मुनज़्ज़म किए जाने के खदशे पर मबनी अर्जीदाश्त पर आज समाअत करेगा। एक अर्जी दायर करते हुए यूपी की योगी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को मुनहदिम किया जा सकता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि एक मामले में आजम खान को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला इंतजामिया को यूनिवर्सिटी की तकरीबन 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने की इजाजत दी थी। तो खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।